नमस्कार दोस्तों, कैसे हैं आप लोग। आई होप आप सभी लोग बहुत अच्छे होंगे और आप लोगों की पढ़ाई भी बहुत अच्छी चालू होगी, चल रही होगी, क्योंकि जैसा कि आप लोग देख रहे हैं कि यूपी एसआई और बिहार एसआई की वांट्स बहुत जल्दी आने वाली है। इसके बारे में अभी न्यूज़ में दिया था। और दूसरा लेखपाल का भी आने वाला वांट्स है। तो शायद अब आप लोग जागृत हो गए होंगे और अच्छे से तैयारी चालू कर दी होगी, क्योंकि अब लोगों को पता होना चाहिए जो अभी मेहनत कर लेगा वो एक दिन बहुत अच्छे से सफल होगा और उसको वो सारे सब कुछ सुविधाएं मिलेंगी जिसके बारे में उसने कभी सोचा भी नहीं होगा। तो जॉब एक ऐसी चीज़ है, अगर गवर्नमेंट मिल गई एक बार आपको, तो ये समझिए कि पूरे लाइफ आपका सेटल है। ठीक है ना। तो आई होप आप लोग उसी हिसाब से मेहनत कर रहे होंगे, तैयारी कर रहे होंगे। चलिए इसी कड़ी में हम आगे बढ़ते हैं एक नए टॉपिक के साथ। ठीक है ना। और ध्यान से इसको सुनिएगा। और ये बहुत ही इम्पोर्टेंट है, महत्वपूर्ण है, जो सभी गवर्नमेंट एग्ज़ाम के जो कंपटीशन होते हैं उसमें कहीं ना कहीं पूछ देते हैं। तो आज हम लोग डिस्कस करेंगे अटॉर्नी जनरल ऑफ इंडिया, महान न्यायवादी, भारत का महान न्यायवादी। तो देखिए, महान न्यायवादी या अटॉर्नी जनरल ऑफ इंडिया, अटॉर्नी जनरल ऑफ इंडिया, एजी ऑफ इंडिया, महान न्यायवादी। देखिए दोस्तों, जैसा कि आप लोग इसको पढ़ चुके होंगे, ये बहुत ही इम्पोर्टेंट और छोटा टॉपिक है, आप सभी लोग जानते होंगे। लेकिन कुछ ऐसी बातें आज हम डिस्कस करेंगे जो इम्पोर्टेंट हैं एग्ज़ाम की दृष्टि से। देखिए, सबसे पहले आप ऐसे समझ लीजिए, हम और आप जैसे आम आदमी होते हैं, अगर हम लोगों को कहीं कोर्ट या कचहरी या हाई कोर्ट, सुप्रीम कोर्ट में कुछ अपनी बात रखनी होती है या किसी विवाद में या किसी भी तरह से अगर जाना होता है, तो शायद हम लोग अपनी बात को स्पष्ट रूप से उतना अच्छा नहीं रख पाते हैं। क्यों? क्योंकि जो लीगल या विधिक शब्दावली होती हैं या जो उसके पेच होते हैं या भाषा होती है जो हमारे कॉन्स्टिट्यूशन में है, वो इतनी जटिल होती है कि आम लोगों के समझ से थोड़ी परे होती है। इसलिए हम लोग क्या करते हैं, अपना एक वकील, एक एडवोकेट हायर करते हैं, जो क्या करता है, किसी भी व्यक्ति के बिहाफ पर उसकी बात को न्यायालय के समक्ष रखता है, क्योंकि उसको उसका संविधान का अच्छा ज्ञान होता है और उनको दांव-पेच पता होते हैं, तो अपनी बात को सही से रख लेते हैं। और शायद आम व्यक्ति जो होता है उसको विधिक जानकारी इतनी ना होने की वजह से उसको मदद लेनी पड़ती है। इसी तरह से भारत सरकार जो है, गवर्नमेंट ऑफ इंडिया, उसका भी किसी ना किसी के साथ में कुछ ना कुछ पंगे चलते रहते हैं। कोई ना कोई केस उसका लगा रहता है, कोई ना कोई क्या हज़ारों लाखों की संख्या में गवर्नमेंट के अगेंस्ट में आईपीएल वगैरह, पीआईएल वगैरह पड़ी होती हैं, कई केसेस होते हैं। तो गवर्नमेंट का पक्ष रखने के लिए, यानी कि गवर्नमेंट के बिहाफ पे कोर्ट में बात रखने के लिए जो एक पदाधिकारी नियुक्त किया जाता है, वो होता है महान न्यायवादी। महान न्यायवादी कहा जाता है कि सरकार का विधिक सलाहकार होता है, यानी कानूनी सलाहकार होता है। सरकार को समय समय पर विधि से संबंधित जो सलाह चाहिए होता है, उसका कोर्ट में पक्ष रखना होता है, इत्यादि के लिए ये पद सृजित किया गया है हमारे संविधान में। तो देखिए, संविधान में अगर बात करें तो आप पाएंगे कि अध्याय जो भाग, पहले हम भाग की बात कर लें, संविधान का भाग 5 जो है उसका अध्याय 1 में इस पद का वर्णन किया गया है। क्या बताया? अगर पूछा जाए महान न्यायवादी का वर्णन संविधान के किस भाग में है, तो आप बताएंगे भाग 5 और इसके अध्याय 1 में इसका वर्णन किया गया। ठीक है। इसके बाद अगर अनुच्छेद पूछ देता है कि किस अनुच्छेद में महान न्यायवादी का वर्णन है, तो आप सभी लोगों को पता है कि 76 जो है
अनुच्छेद 76 में महान न्यायवादी अटॉर्नी जनरल का वर्णन किया गया है। देखिए, अटॉर्नी जनरल या महान न्यायवादी की अगर हम बात करें तो इनके विषय में 2 आर्टिकल हमें बहुत अच्छी तरह से याद रखने हैं। नंबर 1 76 और दूसरा अभी हम डिस्कस करेंगे अनुच्छेद 88। तो 2 अनुच्छेद जो हैं वो डायरेक्टली कंसर्न हैं, जुड़े हुए हैं महान न्यायवादी से। ठीक है, तो क्या मैंने देखा कि ये सरकार का विधि या कानूनी सलाहकार होता है, ठीक है, इसको ध्यान रखना है। यानी विधि से संबंधित जो भी सरकार को चाहिए होता परामर्श, वो इस व्यक्ति से लेता है। इसका पद एक संवैधानिक पद है, संविधान के अनुच्छेद 76 में इसका वर्णन किया गया है, ये भी ध्यान रखना है। अब हम बात कर लेते हैं कि इसकी नियुक्ति कैसे होती है। नियुक्ति की बात करें तो आप सभी लोगों को पता होगा कि राष्ट्रपति महोदय अनुच्छेद 76 के तहत, आर्टिकल 766 के तहत इसकी नियुक्ति करते हैं। राष्ट्रपति की बात करें, राष्ट्रपति का मतलब आप समझ सकते हैं कि मंत्रिपरिषद अर्थात सरकार। राष्ट्रपति उसी व्यक्ति को महान न्यायवादी नियुक्त करते हैं जिसको मंत्रिपरिषद बताती है या सरकार बताती है कि हाँ, इस व्यक्ति को हमारा महान न्यायवादी चुना जाना चाहिए, नियुक्त किया जाना चाहिए, तो उसको नियुक्त करते हैं अनुच्छेद 76 के तहत। ठीक है, अगली अगर हम बात करें कि मंत्रिपरिषद इसको नियुक्त करता है, तो नियुक्त किस व्यक्ति को किया जा सकता है, उसकी कोई योग्यताएं होंगी, क्या शर्तें होंगी। तो उन चीज़ों के बारे में आपको बता दूं कि हमारे भारतीय संविधान में कहीं कोई प्रावधान नहीं किया गया कि इसकी योग्यता क्या होनी चाहिए। योग्यता, तो योग्यता का जब वर्णन नहीं है, लेकिन हाँ, एक बात जरूर कही गई है, और वो भी अनुच्छेद 76 में ही कही गई कि इसकी योग्यता सुप्रीम कोर्ट के जज के बराबर होनी चाहिए। जो सुप्रीम कोर्ट के जज होते हैं उनके बराबर इनकी योग्यता होनी चाहिए। अब आपको पता है भारत में जो सुप्रीम कोर्ट है उसके जो जज होते हैं उनकी योग्यताओं का वर्णन कहाँ पे? इसका वर्णन अनुच्छेद 124 में किया गया, जजों की योग्यता का। और क्या क्या योग्यताएं होती हैं? सिंपल सा, नंबर 1, वह भारत का नागरिक होना चाहिए। देखिए, सुप्रीम कोर्ट के न्यायाधीशों की योग्यताएं, वह भारत का नागरिक होना चाहिए। नंबर 2, उस व्यक्ति ने क्या किया हो, हाई कोर्ट में कम से कम 5 वर्ष तक न्यायाधीश के रूप में काम किया हो, 5 ईयर तक क्या किया हो, न्यायाधीश के रूप में रहा हो, या 10 वर्ष तक अधिवक्ता के रूप में कार्य किया हो। अगर ये भी नहीं किया हो तो फिर ऐसा व्यक्ति जो राष्ट्रपति के संज्ञान में एक अच्छा विधि वेत्ता हो, विधि का ज्ञान हो, तो ऐसे व्यक्ति को सुप्रीम कोर्ट का न्यायाधीश नियुक्त किया जा सकता है। ध्यान दीजिए क्या बताया, भारत का नागरिक हो, नंबर 1। नंबर 2, 5 वर्ष तक हाई कोर्ट में जज के रूप में रहा हो, या शब्द है ध्यान रखिएगा, या 10 वर्ष तक अधिवक्ता रहा हो, और फिर या यहाँ पे लग गया, या विधि वेत्ता हो, यानी विधि का अच्छा जानकार हो, ये राष्ट्रपति को लगे, तो ऐसे व्यक्ति को सुप्रीम कोर्ट के जज नियुक्त किया जा सकता है। और अगर कोई व्यक्ति यही योग्यता रखता है तो राष्ट्रपति ऐसे व्यक्ति को भारत का
अटॉर्नी जनरल बना सकता है, नियुक्त कर सकता है। तो बात शायद समझ में आ गई होगी। हाँ, ध्यान रखिए, अगर क्वेश्चन पूछा जाए कि भारत का न्यायवादी बनने के लिए, महान्यायवादी बनने के लिए उसे सुप्रीम कोर्ट का जज होना चाहिए, अगर कह दिया जाए, ये ऑप्शन में आ जाए, तो ये बिल्कुल नहीं ज़रूरी है कि उसको जज होना चाहिए, जज की पोस्ट पर नहीं होना चाहिए, ठीक है ना, लेकिन उस जज के बराबर योग्यता रखनी चाहिए, ये ध्यान रखना है, ठीक है ना। आगे बात करते हैं कि इसका कार्यकाल क्या होता है। कार्यकाल, तो देखिए, कार्यकाल के बारे में भी संविधान में कुछ नहीं कहा गया है, एक छोटा सा संकेत दिया गया है। क्या संकेत दिया गया? वो भी आर्टिकल 76 में ही कहा गया है कि ये राष्ट्रपति के प्रसाद पर्यंत पद धारण करेंगे, प्रसाद पर्यंत पद धारण करेगा, प्रसाद पर्यंत। इसका मतलब ये है कि जब तक राष्ट्रपति चाहेंगे किसी व्यक्ति को, तब तक उसको महान न्यायवादी के रूप में रखेंगे, और जब वो चाहेंगे, अर्थात सरकार चाहेगी कि ऐसे व्यक्ति को पद से मुक्त करना है, तो ऐसे व्यक्ति को पद से मुक्त कर दिया जाएगा। इसके लिए 6 वर्ष या 5 वर्ष, ये ऐसा कोई प्रावधान नहीं किया गया। ऑप्शन को आप लोग ध्यान से देखेंगे क्वेश्चन में कि अगर वहाँ 5 वर्ष, 6 वर्ष, 7 वर्ष या लिखा हो कि राष्ट्रपति के प्रसाद पर्यंत, तो बड़ा ध्यान से लगाइए। और प्रसाद पर्यंत का मतलब यही होता है कि जब तक राष्ट्रपति जी चाहें, अर्थात सरकार चाहेगी, उस व्यक्ति को पद पर रखेगी। हाँ, जैसे पिछली क्लास में मैंने देखा था, नियंत्रक एवं महालेखा परीक्षक के लिए जो प्रावधान था, क्या महाभियोग जैसी प्रक्रिया, वो यहाँ पर बिल्कुल नहीं है। विशेष ध्यान देने की ज़रूरत है। बच्चे कंफ्यूज होते हैं कि इसमें भी क्या ये प्रक्रिया होती है, नहीं, इसमें महाभियोग जैसी प्रक्रिया का वर्णन नहीं किया गया है, ठीक है। आगे बात अगर हम करते हैं कि इसके कार्य मुक्त कैसे किया जा सकता है, इसको या पदमुक्त कैसे कर सकते हैं, तो सबसे पहली बात है कि ये अपना त्यागपत्र किसको सौंपेगा? राष्ट्रपति को। राष्ट्रपति को अपना त्यागपत्र सौंपता है। अगर इसकी इच्छा नहीं है पद पर रहने की, तो ये स्वतः राष्ट्रपति को क्या कर सकता है? अपना त्यागपत्र। क्यों? देखिए, अगर बात आती है शपथ की, कि ये शपथ इसको कौन दिलाते हैं? महान न्यायवादी को। तो आपको पता होगा कि राष्ट्रपति महोदय ही इनको क्या करते हैं? शपथ ग्रहण करवाते हैं। शपथ भी राष्ट्रपति द्वारा और त्यागपत्र भी राष्ट्रपति के द्वारा, और इसके बाद कार्यकाल राष्ट्रपति के प्रसाद पर्यंत। इतनी बातों को बड़ा ध्यान रखने की ज़रूरत है। अब हम बात कर लेते हैं महान न्यायवादी के कार्य, कि ये क्या क्या कार्य करता है। तो कार्यों के बारे में कहा जाए तो देखिए, जहाँ कहीं पे भी भारत सरकार को किसी भी न्यायालय में अपना पक्ष रखना होता है, तो उसकी तरफ से, यानी सरकार की तरफ से, महान न्यायवादी उस न्यायालय में सरकार का पक्ष रखता है। अर्थात अगर हम बात करें क्या, कि सरकार की तरफ से देश के किसी भी न्यायालय में सरकार का पक्ष रखना। नंबर 2, अगर सरकार को किसी विषय पर कोई विधिक सलाह लेनी है, कोई विधिक जानकारी लेनी है, तो राष्ट्रपति के माध्यम से महान न्यायवादी से सलाह मांगेंगे। अर्थात राष्ट्रपति महोदय को परामर्श या सलाह या सुझाव
अगर कोई विधिक चीज़ पे चाहिए तो कौन उपलब्ध कराएगा? महान न्यायवादी। नेक्स्ट देखिए क्या है कि ये व्यक्ति ऐसा व्यक्ति है जो संसद के किसी भी सदन का सदस्य नहीं होता है। संसद के किसी भी सदन का सदस्य नहीं होता है। और अगर कोई बात संसद में ऐसी चर्चा का विषय बनी हुई है जहां कानूनी जानकार की आवश्यकता है, विधि का जानकार व्यक्ति चाहिए, तो ऐसे समय में संसद के दोनों सदनों में ये भाग लेता है और सरकार का पक्ष रखता है। यानी कि संसद के सदन में भाग ले सकता है। भाग लेने के साथ साथ ध्यान रखिए, ये संबोधित भी कर सकता है, संसद को संबोधित भी कर सकता है। नेक्स्ट, कुछ संसदीय समिति होती हैं और उन समितियों के सदस्य के रूप में भी इसको नियुक्त किया जा सकता है। यानी कि किसी भी समिति का सदस्य भी हो सकते हैं, किसी भी संसद के सदन में बोल सकते हैं, संबोधित कर सकते हैं। यहाँ तक कि संसद का अगर संयुक्त सत्र भी बुलाया जाता है तो वहाँ पे भी महान न्यायवादी को प्रक्रिया में भाग लेने का अधिकार प्राप्त है। लेकिन ध्यान दीजिए, अगर कहीं वोटिंग की प्रक्रिया होती है तो वोटिंग की प्रक्रिया में भाग नहीं ले सकता है। ये ध्यान रखेंगे, जहाँ कहीं वोटिंग की प्रक्रिया अगर होती है तो वहाँ भाग नहीं लेगा। ये ध्यान रखिए। अगली इससे भी इम्पोर्टेंट बात ये है कि क्वेश्चन ये पूछा जा सकता है कि किस अनुच्छेद में ये कहा गया है कि भारत के महान न्यायवादी को संसद के किसी भी सदन की प्रक्रिया में भाग लेने का अधिकार है या अधिकार प्राप्त है। तो आप ध्यान रखिए, ये अनुच्छेद 76 ना होके इसका वर्णन है अनुच्छेद 88। ये बहुत ही ध्यान रखने वाली चीज़ है कि अनुच्छेद 88 में महान न्यायवादी को ये अधिकार दिया गया है कि वो संसद के सदन में भाग ले सकता है। अब देखिए, यहाँ पे आपको लग रहा होगा भी कि ये सदन में भाग ले रहा है। जब सदन में भाग ले रहा है, किसी भी सदन में बैठ सकता है, तो क्या इसको सरकारी पद प्राप्त है क्या? ये सरकारी पद पर है क्या या लाभ के पद पर है? तो महान न्यायवादी का पद लाभ का पद या सरकारी पद नहीं होता है। विशेष ध्यान दीजिए, सरकारी पद नहीं होता है ये। लेकिन इसको संसद सदस्यों की भांति संसद के जो सदस्य होते हैं उनकी भांति इनको सारी सुविधाएं मुहैया कराई जाती हैं, कि भांति सारी सुविधाएं प्रदान की जाती हैं। अब देखिए, एक सांसद के रूप में इसको क्या किया जाती है? सारी सुविधाएं प्रदान की जाती हैं, लेकिन ये सरकारी पद नहीं है, लाभ का पद नहीं है। इसलिए क्वेश्चन ये भी पूछा जा सकता है, ध्यान दीजिए, क्या महान न्यायवादी आरटीआई के तहत आता है? अर्थात आरटीआई के तहत महान न्यायवादी के बारे में कोई सूचना प्राप्त की जा सकती है, तो सरकारी पद ना होने के कारण ये आरटीआई के दायरे में नहीं आता है। यानी राइट टू इंफॉर्मेशन एक्ट 2005 के अंतर्गत यह पद नहीं है।
कोई भी जानकारी इस एक्ट के तहत इसके बारे में प्राप्त नहीं की जा सकती। नेक्स्ट, अगर हम ध्यान रखें कि जब ये सरकारी पद नहीं है तो क्या महान न्यायवादी होते हुए भी कोई दूसरा काम कर सकता है क्या? किसी अन्य काम में व्यस्त रह सकता है या प्राइवेट प्रैक्टिस कर सकता है क्या? तो यहाँ पे हम कहेंगे बिल्कुल कर सकता है, उसके ऊपर कोई रोक नहीं है। अगर वो प्राइवेट प्रैक्टिस करता है, किसी मामले में कोर्ट में जाता है किसी व्यक्ति की तरफ से, तो जा सकता है, किसी कंपनी की तरफ से जा सकता है, कार्य कर सकता है। लेकिन एक शर्त है इसके साथ कि किसी भी प्राइवेट काम करने से पहले उसको ज़रूरी है कि राष्ट्रपति से इसकी अनुमति प्राप्त करे। क्या प्राप्त करे? यानी अनुमति। तो सिंपल हम ये कह सकते हैं कि राष्ट्रपति की अनुमति के बाद वह व्यक्ति प्राइवेट प्रैक्टिस भी कर सकते हैं। ठीक है, तो ये भी ध्यान रखें कि अन्य प्राइवेट कार्यों को कर सकते हैं। अब देखिए, जब इतनी बात हो गई कि ये सरकार का विधिक अधिकारी है, सरकारी पद नहीं है, इसको संसद में बोलने का और भाग लेने का राइट है, आरटीआई के तहत ये पद नहीं आता, प्राइवेट कार्यों में कार्य कर सकता है, लेकिन राष्ट्रपति की अनुमति के बाद। इसके बाद देखिए, जब ये सारे कार्य कर सकता है तो अब बात आती है इस कार्य के लिए उसको वेतन कहाँ से मिलता है। तो हम बात करते हैं थोड़ी वेतन पे। देखिए, इसको जो वेतन दिया जाता है वो संचित निधि से दिया जाता है। संचित निधि, ध्यान रखेंगे, संचित निधि, आकस्मिक निधि और पब्लिक फंड, 3 फंड होते हैं। तो संचित निधि से इसको सैलरी दी जाती है। अब बात ये आती है कि इसका वेतन होता कितना है। तो संसद में इसके वेतन के बारे में कुछ नहीं दिया संविधान में। इसका जो वेतन होता है वो राष्ट्रपति द्वारा समय समय पर निर्धारित किया जाता है। यानी राष्ट्रपति महोदय क्या करते हैं, समय समय पर इसको मानदेय के रूप में वेतन देते हैं। ठीक है ना। लेकिन जो भी वेतन होता है वो संचित निधि से दिया जाता है। ध्यान रखिए इन सब चीज़ों को। अब बात आती है, वेतन की बात हो गई, अब बात करते हैं कि देश में 24 हाई कोर्ट हैं, 24 हाई कोर्ट हैं और एक आपका सुप्रीम कोर्ट है। ठीक है ना। इतने सारे न्यायालय हैं, अन्य अधीनस्थ न्यायालय हैं, और पद कितना है, एक पद है। और सरकार के खिलाफ लाखों की संख्या में केसेस रहते हैं। क्या ये व्यक्ति अकेले उन सारे केसेस की सुनवाई या सरकार का पक्ष रख सकता है? संभव है? नहीं, ऐसा नहीं है। तो जब ये चीज़ संभव नहीं है तो क्या किया गया, इसकी सहायता के लिए, इसको हेल्प करने के लिए क्या किया गया, कुछ अन्य लोगों को भी नियुक्त किया गया जिन्हें सॉलिसिटर जनरल बोला जाता है। यानी सॉलिसिटर जनरल होते हैं जो किसकी मदद करते हैं, महान न्यायवादी की। लेकिन ध्यान रहे, इन सॉलिसिटर जनरल जैसे पदों का वर्णन संविधान में नहीं किया गया। लेकिन ये इनकी जो संख्या होती 4 से 5 होती सॉलिसिटर की, 4 से 5 वो और प्लस एक ये, 5-6 लोग क्या सरकार का पक्ष रख सकते हैं? ये भी संभव नहीं है। तो सॉलिसिटर की हेल्प करने के लिए कुछ एडिशनल सॉलिसिटर जनरल भी नियुक्त किए जाते हैं। ठीक है ना। तो सॉलिसिटर जनरल और एडिशनल सॉलिसिटर जनरल, तो आप ध्यान रखें कि ये इसके हेल्प के लिए होते हैं। वर्तमान में 4 सॉलिसिटर जनरल हैं और इनकी संख्या सॉलिसिटर जनरल से ज़्यादा होती है। कहीं पे भी इनकी संख्या का वर्णन नहीं किया गया, ये परिवर्तित भी
होती रहती है। तो आपको ध्यान रखना है कि सरकार का पक्ष रखने के लिए विधि के रूप में, कानूनी सलाहकार के रूप में महान्यायवादी का पद हमारे संविधान में सृजित किया गया है। आपको एक बात बताऊं, जब प्रधानमंत्री पंडित जवाहरलाल नेहरू थे तो इन्होंने कहा था, पंडित नेहरू ने कहा था कि इस पद को, जो महान्यायवादी का पद है, इसको विधि मंत्रालय में मिला देना चाहिए। लेकिन उनके इस प्रस्ताव को अन्य लोगों ने अस्वीकार कर दिया था। ठीक है, ये बात ध्यान रखेंगे। चलिए हम कुछ और बात कर लेते हैं। क्वेश्चन पूछा जाता है कि भारत के प्रथम फर्स्ट महान्यायवादी कौन थे। तो सभी लोगों को पता होगा कि पहले अटॉर्नी जनरल कौन थे। तो एमसी सीतलवाड़, ये एमसी सीतलवाड़ पहले महान्यायवादी थे भारत के, इनको याद रखिए। और दूसरी बात ये भी ध्यान रखिए, पूछा ये भी जा सकता है कि भारत में अब तक सबसे लंबा कार्यकाल किस महान न्यायवादी का था। तो सबसे लंबा कार्यकाल इन्हीं का था। ये 1950 से लेकर 1963 तक अपने पद पर रहे थे। ये लगभग 13 इयर्स ये सबसे लंबा कार्यकाल था। पूछा जाए तो आप ध्यान रखिए, सबसे लंबा कार्यकाल किसका था? एमसी सीतलवाड़ का, और ये पहले थे। अब आप कह सकते हो या कुछ बच्चे कहें कि सर इनका कार्यकाल 13 वर्ष था। क्या ये ऐसा संभव है कि 13 साल तक अपने पद पर बने रहेंगे? बिल्कुल संभव है, क्योंकि आपको बताया ना कि इनका कार्यकाल कोई संविधान में निश्चित नहीं किया गया है। ये राष्ट्रपति के प्रसाद पर्यंत हैं, तो राष्ट्रपति जब तक चाहे इनको रख सकता है। ठीक है, ध्यान रखेंगे, पहले महान्यायवादी। अब अगर ये सबसे लंबा पूछा जा सकता है तो ये भी पूछा जा सकता है सबसे कम कार्यकाल या सबसे छोटा कार्यकाल किस महान्यायवादी का था। यानी सबसे छोटा कार्यकाल बताइए आप लोग, कार्यकाल किस महान्यायवादी का था। तो आपको याद रखना है सोली एक महोदय थे, सोली करके, उनका कार्यकाल था। ये दिसंबर 1989 से लेकर दिसंबर 1990 तक, यानी लगभग 1 वर्ष के आसपास की अवधि तक अपने पद पर रहे थे। तो याद रखेंगे सबसे छोटा कार्यकाल जो था सोली जी का था। अब इनका अगर हम कहें कि सोली सोराब जी इनका पूरा नाम था, सोराब जी, ठीक है ना, सोली सोराब जी, 1 वर्ष के आसपास था। अगला क्वेश्चन ये भी पूछा जा सकता है कि वर्तमान में महान्यायवादी कौन है। तो आप सभी लोगों को पता होगा, के वेणुगोपाल। ये हाँ वर्तमान में है। क्वेश्चन एक ये भी पूछा जा सकता है, अब ये नहीं पूछा जाएगा वर्तमान में कौन है, ऐसे भी पूछा जा सकता है कि वर्तमान में जो महान्यायवादी हैं वो कौन से नंबर के महान्यायवादी हैं। तो आप बताएंगे ये 15वें नंबर के, 15th नंबर के महान्यायवादी हैं। और सबसे छोटे वाले अगर पूछे जाए कि सबसे छोटा कार्यकाल वाले जो न्यायाधीश कौन से थे, तो वो 7वें नंबर पे थे। ठीक है ना, तो ये इम्पॉर्टेंट पॉइंट हैं जो डायरेक्ट पूछ लेता है। पहले महान्यायवादी एमसी सीतलवाड़, सबसे लंबा कार्यकाल इनका था। सबसे छोटे सोली सोराब जी, 89 से 90 तक। इसके बाद प्रेजेंट टाइम कौन है? के वेणुगोपाल हैं। ठीक है, जो 15वें नंबर के महान्यायवादी। चलिए, आप लोगों ने देखा, शायद आप लोगों को समझ में आया होगा और नोट कर लिया होगा। चलिए संक्षिप्त में बात कर लेते हैं अब महाधिवक्ता की। महाधिवक्ता यानी एडवोकेट जनरल। ये अटॉर्नी जनरल हैं, उनको कहते हैं एडवोकेट जनरल।
एडवोकेट जनरल। देखिए जिस तरह से इसके बारे में पढ़ा है सेम इसके बारे में पढ़ेंगे। महाधिवक्ता जो होते हैं इनका वर्णन संविधान के अनुच्छेद 165 में किया गया है, 165 में। हाँ, एक बात और ध्यान रखेंगे, जैसे महान्यायवादी के लिए दो अनुच्छेद बताए थे, एक आर्टिकल 76 और दूसरा 88, उसी तरीके से महाधिवक्ता को भी याद रखेंगे, एक तो 165, दूसरा 177। ये दो आर्टिकल बहुत इंपॉर्टेंट हैं, इसको ध्यान रखेंगे। जिस तरह से महान न्यायवादी केंद्र सरकार में या केंद्र सरकार के विधि या कानूनी सलाहकार होते हैं, उसी तरह से इसको हम राज्य के संदर्भ में देख सकते हैं कि ये राज्य सरकार का विधि या कानूनी सलाहकार होता है। और इसकी नियुक्ति की अगर हम बात करें, जिस तरीके से केंद्र में राष्ट्रपति महोदय नियुक्त करते हैं, तो यहाँ पे राज्यपाल इसकी नियुक्त करते हैं। महान न्यायवादी राष्ट्रपति के प्रसाद पर्यंत पद धारण करते हैं और महाधिवक्ता किसके अनुसार? राज्यपाल के प्रसाद पर्यंत पद धारण करते हैं। और राज्य में राज्य सरकार का बचाव करने के लिए जो भी न्यायालय में प्रस्तुत होना पड़ता है, तो वो महाधिवक्ता प्रस्तुत होते हैं, ये लोग जाते हैं। ठीक है ना। इनके वेतन की अगर हम बात करें, तो ये वेतन जो होता है ये राज्य की संचित निधि पर भारित होता है, राज्य की संचित निधि पर भारित होता है। ठीक है। इसके बाद अगर हम कहें कि ये वेतन हो गया, इसकी नियुक्ति राज्यपाल करते हैं, तो शपथ यहाँ पे राज्यपाल दिलवाते हैं, राज्यपाल शपथ दिलवाते हैं। आगे अगर हम बात करें इनके कार्य तो अभी बता ही दिए, जैसे उसके कार्य हैं महान न्यायवादी के, उसी तरह से इनके कार्य हैं। लेकिन हमें ध्यान रखना है कि जिस तरह से महान न्यायवादी अनुच्छेद 88 के तहत संसद में भाग ले सकते हैं, उसी तरह से अनुच्छेद यानी आर्टिकल 177 के तहत क्या होता है कि महाधिवक्ता राज्य विधानमंडल की कार्रवाई में भाग ले सकते हैं, बोल सकते हैं और अभी भाषण दे सकते हैं, सारा कुछ कर सकते हैं, लेकिन वोटिंग में भाग नहीं ले सकते हैं। जिस तरह से वो महान न्यायवादी केंद्र के लिए हैं, उसी तरीके से महाधिवक्ता सारी वही कंडीशंस फॉलो होती हैं। ठीक है ना। तो इस तरह से राज्य के लिए या राज्य का कानूनी सलाहकार होता है। अब देखिए क्वेश्चन ये भी पूछा जा सकता है कि उत्तर प्रदेश के प्रथम महाधिवक्ता कौन थे, या क्वेश्चन ये पूछा जा सकता है कि उत्तर प्रदेश के वर्तमान महाधिवक्ता कौन है। ठीक है ना, बताइए आप लोग। तो देखिए ध्यान दीजिए, यूपी के फर्स्ट महाधिवक्ता जो थे, पहले महाधिवक्ता पंडित कन्हैयालाल मिश्रा। ठीक है ना, पहले थे। और अगर पूछ दिया जाए कि प्रेजेंट टाइम में कौन है, तो आप बताएंगे राघवेंद्र सिंह। ये वर्तमान में यूपी के क्या हैं? महाधिवक्ता हैं, जो यूपी सरकार का पक्ष रखते हैं। ठीक है ना। तो ये कुछ जानकारी थी महान न्यायवादी तथा महाधिवक्ता के बारे में। नेक्स्ट डे हम आपको नेक्स्ट क्लास के साथ नए टॉपिक के साथ मिलूँगा, और तब तक के लिए नमस्कार। हाँ, एक बात और, जिन लोगों ने इस चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है, प्लीज़ इसको सब्सक्राइब करिए और शेयर करिए। जय हिंद।